की जो आज रूपरेखा है उसके बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं। ये कार्यक्रम अभी शुरू हो रहा है और इसमें पहला प्रेजेंटर होंगे रवि आदित्य जी, फिर डॉक्टर दुबे जी, उसके बाद मुख्तार जी हैं, उसके बाद दिनेश सेमवाल जी हैं, और उसके बाद नीलकंठ साबले जी हैं। और ये 5 शुरू के हैं। उसके बाद के जो 6 हैं मैं आपको उसकी जानकारी देता रहूंगा। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए रवि आदित्य जी को आमंत्रण दूंगा कि वो आए और अपने टाइम के अनुसार अपने प्रेजेंटेशन को समापन करें। रवि आदित्य जी। जी, क्विंटल इसमें से 15 क्विंटल 1600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सीधे मधेपुरा में अपने ग्राहकों को बेचा। रबी सीजन में उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलें गेहूं और मक्का है। पिछले पिछले फसल की तुलना में खेती में उनकी लागत कम हुई। रबी सीजन में 1 एकड़ में 15 क्विंटल की उपज उन्होंने प्राप्त की। इसमें 10 क्विंटल 2000 रुपये 2000 फीसदी के हिसाब से उन्होंने बेचा। उन्होंने बीजामृत, पंचगव्य, जीवामृत, नीमर्क, घन जीवामृत का प्रयोग कर जैविक खेती की। इसमें उन्होंने देसी गाय के गोबर का भी खाद का इस्तेमाल किया। अपने क्षेत्र में उचित मूल्य नहीं मिलने पर वे स्थानीय स्तर पर उत्पादों को के बारे में बुद्धिजीवियों को सीधे मिलते हैं और प्रचारित करते हैं। उनमें से कुछ वो उनसे सीधे उत्पाद भी खरीदते हैं। उनके क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का बोलबाला नहीं है और लोग उचित कीमत देने में इससे कतराते रहते हैं। फिर भी वो अपनी ओर से इसमें कमी नहीं करते और लोगों को इसके बारे में हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। राकेश भारती के पास कुल 20 वर्षों का अनुभव है और ये इनके पास 3 देसी गाय हैं। 2 एकड़ जमीन इनके पास कुल है और ये जो प्रयोग करते हैं वो 1 एकड़ में करते हैं। ये जो प्रैक्टिस करते हैं, जो प्रयोग इस खेती में करते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग और बीजामृत का प्रयोग करते हैं। मेजर अचीवमेंट इनके लिए इनके क्षेत्र का ये सबसे बड़ा रहा, क्योंकि एक जो नकारात्मक बातें उनके क्षेत्र में है, इन्होंने लोगों को इंस्पायर्ड किया है और लोग इनके प्रति आकृष्ट हो रहे हैं। इनके पास कम भूमि होने के बावजूद ये इस अपने उत्पाद को उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केटिंग के लिए इनके पास कोई विशेष कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये डॉक्टर को और कॉलेज के टीचर को डायरेक्ट संपर्क कर उनसे इसको वो बेचते हैं। राकेश भारती जी इसके अलावा अपने क्षेत्र के 50 किसानों को उन्होंने इसका प्रशिक्षण दिया है। अब मैं राकेश भारती जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मेरी इस बातों की पुष्टि करें। आदरणीय राकेश भारती जी। जी ओम। मैं राकेश कुमार भारती मधेपुरा जिला से बिहार के रहने वाले हूँ और आज मेरे बारे में जितना भी रवि जी ने बताए वो सही, वो सत्य है। जो मैं कर रहा हूँ वो रवि जी को भी मैं वीडियो भेजता रहता हूँ, खेत खलियानों का भी, और जो भी मैं बीजामृत और धन जीवामृत ये सब बीज उपचार जब भी करते हैं तो उनको मैं वीडियो बनाता हूँ। इसलिए उतनी जानकारी मेरे बारे में रवि जी को है। ट्रेनिंग भी लिए थे साथ उन्हीं के सानिध्य में, तो मैं उनके बातों का मैं पुष्टि करता हूँ। वो सही, वो सत्य है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी और रवि जी। अब मैं डॉक्टर दुबे जी को आमंत्रण दूंगा। डॉक्टर दुबे जी आप आए और 5 मिनट में ये अपना जो प्रेजेंटेशन है इसको पुष्टिकरण के साथ समापन करें। डॉक्टर दुबे। धन्यवाद सर। हमारी आज की किसान है शीला बहन जी। शीला बहन जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा यदि संभव हो तो आपका वीडियो खोल दे ताकि सदन आपको भी देख सके। हमारी जो बहन जी है शीला उत्तमराव सलामे, यह आरवी तालुका में एक देहात में रहती है और वो उन्होंने जो 2007 से जैविक खेती का काम शुरू किया है। पालेकर, सुभाष पालेकर जी और धारा मित्र और बजाज फाउंडेशन, ये संस्थाओं के माध्यम से और पालेकर जी की प्रेरणा से उन्होंने खेती का काम चालू कर दिया। साथ ही पतंजलि आस्था चैनल की वो रेगुलर व्यूअर है और रामदेव बाबा जी और आचार्य जी बालकृष्ण जी ये नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जो बोलते हैं उससे भी उनको बहुत लाभ मिलता है और प्रेरणा मिली है। उन्होंने 3 एकड़ से अपनी खेती चालू कर दी। सोयाबीन, ग्राम और बंसी वीट के माध्यम से शुरुआत की। शुरू में तो उनको लेबर का प्रॉब्लम गया और टाइमली मैन्योर कैसे डालना इसके बारे में उनको दिक्कत गई, लेकिन फिर पालेकर जी और जो किसान पहले से काम करते थे उनके साथ बात करने से उनकी डिफिकल्टी सॉल्व हो गई। उनका सॉइल भी इंप्रूव हो गया और उसमें पानी की इन्फिल्ट्रेशन जो है वो भी बढ़ गई। उन्होंने कई किसानों को मोटिवेट किया है और आजू बाजू के गाँव के किसान महिलाओं को
और पुरुषों को भी वो प्रेरणा देती है। अभी फिलहाल 10 किसानों के ग्रुप के साथ में वो काम करती है। बहन जी के पास में 2 देसी गाय है, 2 बैल है, 15 साल का उनका जैविक खेती का अनुभव है। 4.25 एकड़ में जमीन है उनकी और पूरी की पूरी जैविक खेती के तहत है। सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, कॉटन, तुअर, मैंगो, वेजिटेबल्स आदि फसलों को वो उगाती है। जैविक खेती का अनुभव होने के नाते वो मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग मटेरियल इसका अच्छे से प्रयोग करती है। और जो बीजामृत का ट्रीटमेंट करती है सीड को, उनके पास में जो बीजों का उपयोग होता है वो खुद की ही वेराइटीज है, मतलब पुरानी देसी वेराइटीज, और खुद ही निर्माण करती है, स्ट्रेट वेराइटीज है। FIM, कंपोस्ट, जीवामृत इनका प्रयोग करती है और पेस्ट कंट्रोल के लिए दशपर्णी, नीमक आदि का तो प्रयोग करती है। उनका कहना है कि कांग्रेस ग्रास और ब्लैक धतूरा इनका अगर डिकॉक्शन इकट्ठा किया जाए तो उससे ट्रिप्स, व्हाइट फ्लाई और टर्माइट की संख्या बहुत कम होती है। वीड कंट्रोल के लिए हैंड पिकिंग, होइंग और इंटरकल्चरल ऑपरेशंस का वो सहारा लेती है। यहाँ पे आप देखोगे कि वो इंटर क्रॉपिंग कर रही है, का क्रॉप है उनका सोयाबीन और ग्रीन ग्राम का। यहाँ पे मैंगो और अलग जो ट्रीज है और उनके साथ में वेजिटेबल्स लगाया हुआ है उन्होंने। उनका एक दायित्व तो हमने देखा कि वो कभी भी सिंगल क्रॉप नहीं लगाती। यहाँ पे भी देखिए इंटर क्रॉपिंग में हल्दी, ब्लैक ग्राम और लेमन ग्रास के साथ में उन्होंने इंटर क्रॉपिंग किया है। फूलों की खेती में भी वो इंटर क्रॉपिंग के साथ में पिजन पी और फ्लावर्स के साथ में मिक्स क्रॉपिंग करके ही उगाती है। उनका कहना है कि भी जैविक खेती से सॉइल उनकी इंप्रूव है, पानी सॉइल में जाने की इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा, उनकी लागत कॉस्ट कम हुई, उनका इनकम बढ़ गया, उनके उत्पाद बढ़ गए और फैमिली की हेल्थ तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी बन गई है। तो उनका जो सब्सिडी के लिए तो गवर्नमेंट से तो उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन एस्पॉन करके जो एक सीड कंपनी है वो उनको समय समय पे बीज देती है। बजाज फाउंडेशन द्वारा फील्ड फेंसिंग के लिए और मैंगो प्लांटेशन के लिए उनको सहायता मिली है। सर्टिफिकेशन प्रोसेस उनका आत्मा जो गवर्नमेंट एजेंसी उनके साथ में पाइपलाइन में है, लेकिन फिलहाल अभी मिला नहीं है। उनको मार्केटिंग के लिए सुविधा जो है वो बजाज फाउंडेशन देता है, क्योंकि वो उनसे मैंगो जो है एक स्पेशल वेराइटीज का 200 किलो पर केजी से वो परचेस करते हैं। बंसी व्हीट और पिजन पी की जो दालें होती है उनको भी वो परचेस करते हैं। और स्पेशली मेंशन करने का कि कॉटन में यहाँ पे मार्केट में ही जाना पड़ता है, तो हर क्विंटल के पीछे वो 500 रुपया देती है। बहन जी, मैं आपके बारे में जो कहा है तो मैं आपको विनती करता हूँ कि आप आपका ऑडियो खोलिए और बताइए कि हमने जो भी कुछ लिखा है उसका समर्थन करने के लिए बात करें। 1 मिनट के भीतर आपको बात करना है, हमारी बहन जी। नमस्कार, मेरा नाम शीला उत्तम राव सलामे है। मैं एकबुर्जी गांव में रहती हूँ। यह डॉक्टर डुबे सर ने मुझसे पूछकर ही जानकारी दी और वो पूरी तरह से सही है, धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। सर हमारी बात हो गई पूरी? शीला जी, आप अपना वीडियो बंद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मुख्तार जी बताएंगे, उसके बाद दिनेश सेमवाल जी। जी मुख्तार जी, आप शुरू कर सकते हैं। मुख्तार, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, अभी आ रही? सॉरी। हाँ जी, अब आ रही है। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं मुख्तार अहमद कर्नाटक से। मैं आज बात करने वाला हूँ श्री देवेंद्र गुरुशतप्पा माली जी के बारे में आज बात करने वाला हूँ मैं। देवेंद्र जी ने शुरू में हमारे साथ एक TOT मिस कर दिया था उन्होंने,
ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की ट्रेनिंग जो होती है हमारे पास वो मिस कर दिया था। उसके बाद इन्होंने फिर यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, जैसे श्री बाबा रामदेव जी का वीडियोस फॉलो करके यहाँ तक वो इंस्पायर होके आते हैं। गुरु शांतप्पा माली जो है, हमारे देवेंद्रप्पा माली जो है, वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण उनकी एजुकेशन ज़्यादा हो नहीं पाई है। इनके पिताजी भी पहले केमिकल फार्मिंग ही करते थे, जिसकी वजह से उनका पूरा परिवार कर्ज में डूबता गया और वो कभी आगे आ नहीं पाए केमिकल फार्मिंग में। तो इसी वजह से इन्होंने ठान ली कि अब कुछ अलग करेंगे, अब कुछ ऐसा करेंगे कि एग्रीकल्चर फील्ड में वो आगे आ सके। तो तभी इन्होंने श्री राजू दीक्षित जी से ट्रेनिंग ली, उनसे इंस्पायर होकर वो अपने गांव में आए और आके एग्रीकल्चर फार्मिंग उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग उन्होंने शुरू किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग करते करते वो नेचुरल फार्मिंग में उसको कन्वर्ट किया उन्होंने, और कन्वर्ट करके फिर उसको आगे लेके गए। जो कि इनकी टोटल 6 एकड़ की जो ज़मीन है उसी में वो पूरा प्रैक्टिस करते थे। हाँ, 6 एकड़ में वो पूरा प्रैक्टिस करते गए और लोगों को समझाते भी गए कि ये सही एग्रीकल्चर का मेथड है, इसमें सेहत है, इसमें अच्छा से लाभ है और ज़मीन की भी हेल्थ इसमें अच्छी रहती है। लोगों को समझाते गए लेकिन लोग मानते नहीं गए। अभी इनके मेथड्स देख के उनकी सक्सेस देख के लोग आते गए और इंस्पायर होके वो भी अपने-अपने खेत में ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग करना शुरू कर दिया उन्होंने। और इनके पास टोटल 2 गाय और 1 भैंस है। इनका एक्सपीरियंस 20 साल का रहा है और टोटल इनके पास लैंड है लगभग 6 एकड़ की है, जो कि अभी बाकी जो है वो इनके खेत के आसपास एक नदी है, उसमें वो चला गया है। क्रॉप्स ग्रोन के बारे में अगर बात करेंगे तो इनके पास मेडिसिनल प्लांट के इसमें शतावरी, ड्रमस्टिक्स लीव्स, टर्मरिक, सफ़ेद मूसली है और फ्रूट्स में बनाना, मैंगो, कोकोनट, चीकू, कस्टर्ड एप्पल ये उगाते हैं। प्रैक्टिस अडेप्टर की बात करें तो जीवामृत, पंचगव्य, दशपर्णी और इससे भी ऐसे और भी ये प्रैक्टिस करते हैं, जो कि अपने फील्ड में, अपने खेत में ये उसका यूटिलाइज करते हैं। मेजर अचीवमेंट्स की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग कल्टीवेट करना जो है इनके लिए एक मेजर अचीवमेंट रहा है। स्टेट गवर्नमेंट से इनको बायोडाइजेस्ट सब्सिडी मिली है, IMO सर्टिफाइड हुआ है और केमिकल फ्री लैंड सर्टिफाइड फ्रॉम कर्नाटक से केमिकल फ्री लैंड इनका सर्टिफाइड हुआ है। इनका ओन मार्केट, जैसे एक रविशंकर आश्रम है, यहाँ पे अपना मार्केट लगाते हैं और उनकी कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं है। मैं अभी इनवाइट करना चाहूँगा श्री देवेंद्र माली जी को, वो आए और इसके बारे में कहे। देवेंद्र माली जी। ಹಲೋ, हाँ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನೇ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದಂಥ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ಏಳಿಗೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏಳಿಗೆನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆನೂ ಕೂಡ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ನತಿನೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಉನ್ನತಿನೂ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಠ ಮುಕ್ತಾರ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ओके, थैंक यू सर. सर, इनका कहना है कि ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग करने की वजह से लोगों की सेहत अच्छी रहती है, जिससे कि हमारा देश भी सेहतमंद रहता है सर. बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद. आपके शब्दों को हम समझ तो पा रहे थे, मतलब आपका जो भाव था उसे हम बिल्कुल समझ पा रहे थे. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मुख्तार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी. अब मैं दिनेश सेमवाल जी को आमंत्रण दूंगा और उसके बाद नीलकंठ साबले जी. दिनेश सेमवाल जी, आप जी समय धन्यवाद सर. 5 मिनट में खत्म कर लेंगे. जी, तो धन्यवाद सर. सुप्रभात. आज की केस स्टडी के सिलसिले में अल्मोड़ा से हरौली गांव से श्री प्रभाकर बाकुने जी योगाहार के मंच पर उपस्थित हैं. उनसे निवेदन है कि वो अपना
कैमरा ऑन कर दें। श्री भाकुनी जी पिछले 10 वर्षों से अपने 2.5 एकड़ भूमि पर जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वैसे इनका खेती का अनुभव 20 वर्ष का है और आपने पतंजलि से भी 2020 में खेती में और ऑर्गेनिक और जैविक नेचुरल फार्मिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आपने 2021 में एक एफपीसी भी गठित की है जिसमें 250 सदस्य हैं। आप उसके अध्यक्ष हैं और प्रत्येक सदस्य के पास 10 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की शेयर होल्डिंग है। आपके पास 2 गाय और 4 बकरी हैं और कुल मिलाकर के 20 वर्षों का आपका अनुभव है खेती में और 2.5 एकड़ जमीन पे आप खेती कर रहे हैं। रबी में गेहूं, सरसों, आलू, प्याज, मूंग, अलसी, कैमोमाइल आप उगा रहे हैं। खरीफ में धान और जो मिलेट्स फसलें हैं, काला भट्ट है, भांग है, इसकी खेती कर रहे हैं। सब्जियों में सभी तरह की मौसमी सब्जियां आप ले रहे हैं। आप 1 एकड़ भूमि में गुलाब की खेती भी कर रहे हैं और फलों में आप प्लम और आड़ू प्राप्त कर रहे हैं और खाद में पिट कंपोस्ट हो गया, एफआईएम और जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं और कीट नियंत्रण के लिए नीम का तेल, 10 पर्णी और जंगली एडिसमिया का प्रयोग आप करते हैं और आपकी फसलों पे रोग न के बराबर लगते हैं। साथ ही आपके पास मछली तालाब है जिसमें आप जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं जिससे शैवाल अच्छी तरह से उत्पन्न होती है। उपलब्धि कहें तो आप एपीसी को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं और सरकारी सहायता के रूप में आप 1,80,000 रुपया एपीसी को आपको मिला है। साथ में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स देहरादून कैप ने आपको डिस्टिलेशन फील्ड यूनिट दी है और पैकेजिंग की वो सहायता करते हैं और साथ में 2 मछली तालाब हैं और जो मनरेगा के द्वारा अनुदान प्राप्त हैं और बहुत सारे जो अलग-अलग संस्थान हैं जैसे कैप हो गया है, UBPKS अल्मोड़ा हो गया है, टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड हो गया है, एंटरप्रेन्योरशिप बोर्ड हो गया है और FSSAI से आप प्रमाण पत्र प्राप्त है आपको और एग्रीकल्चर टुडे के द्वारा आपको सर्वश्रेष्ठ किसान का सम्मान दिया गया है। सर्टिफिकेशन आप DYMT पतंजलि के माध्यम से PGS के थ्रू कर रहे हैं और आपके सभी किसान मित्र आप जो अपना जो उत्पाद है एपीसी को बेचते हैं और आप अल्मोड़ा के बिनसर में जो कि एक पर्यटक स्थल है वहाँ पे अपना उत्पादन एक आउटलेट के माध्यम से बेचते हैं और श्री भाकुनी जी खेती से, मत्स्य पालन से और एपीसी के माध्यम से संतोषजनक उत्पादन और आय प्राप्त कर रहे हैं। श्री भाकुनी जी से निवेदन है कि वो आए और 1 मिनट में अपनी स्टडी का सत्यापन करने की कृपा करें। श्री भाकुनी जी। जी सर, नमस्कार सर। मैं प्रभाकर भाकुनी। आपने जो नियाल जी ने मेरे बारे में बताया है मैं उसकी पुष्टि करता हूँ। मैं अभी 2018 से नेचुरल फार्मिंग में जुड़ा हूँ क्योंकि पहाड़ के रहने वाले लोग हैं। पहाड़ की जो असली चीज है नेचुरल खेती, यहाँ पर होती पहले से नेचुरल खेती होती थी। बीच में पैसा कमाने के चक्कर में किसानों ने केमिकल खेती शुरू की, फिर जैविक में आए। अब जाके यहाँ पर लोगों को समझ में आया कि हम पुश्तैनी ही काम करेंगे और इसी कहानी के आधार पर मैं अपना खेती को बढ़ाना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाकुनी जी और दिनेश सिंघवाल जी। अब मैं नीलकंठ साहू जी को आमंत्रण दूंगा। उसके बाद नीलकंठ जी अपना समय अनुसार मुझे 5 मिनट करना है पुष्टिकरण के साथ। हाँ, आदरणीय सभी सदन को प्रणाम। ओम। मैं आज जो हमारे किसान की सक्सेस स्टोरी बताने जा रहा हूँ उनका नाम है आदरणीय श्री दादाराव ईश्वरनाथ सेजूड़, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और उनका गांव का नाम बोरगांव अर्ज गणपति, तहसील फुलुंब्री, डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद, महाराष्ट्र से है। उनका मोबाइल नंबर 9420404221 और दादाराव शेजूड़ जी ने जून 2016 से प्राकृतिक और जैविक खेती की अपनी यात्रा शुरू की। पतंजलि किसान समृद्धि कार्यक्रम PFSP के तहत ऑर्गेनिक जैविक उत्पादक के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पतंजलि जैविक ऑर्गेनिक रिसर्च द्वारा प्रेरित किया गया था। उन्हें केवी के कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद से भी मार्गदर्शन मिला
उन्होंने इन दोनों से नई खेती की शुरुआत की। इस कार्य को करने को प्रबल इच्छा के कारण उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। उनकी खेती की तकनीकों का अभ्यास उनके और आसपास के गांवों में पड़ोसी किसानों द्वारा किया जाता है। उनके पास 2 गाय है और उन्हें 40 साल का खेती का एक्सपीरियंस है। वो उनके पास कुल जमीन 7.5 एकड़ है और उसमें से 1.5 एकड़ वो अपनी जैविक खेती करते हैं। उनके पास सीताफल के 300 पेड़ है, उनमें बाजरा लगाते हैं, उड़द, मूंग, चना, अरहर, गेहूं ये अपने फसल खेत में लगाते हैं। उनमें आंतर पीक भी लेते हैं और अरहर, बाजरा, रबी में गेहूं, चना ऐसे प्रकार के फसल वो अपने खेती में करते हैं। मल्चिंग के जो होता है प्राकृतिक खेती में, उनमें जो अपने जो पीक फसल के जो बाकी अवशेष रहते हैं वो अवशेष के रूप में भी वो अपना मल्चिंग बनाते हैं। और हरी खाद ग्रीन मैन्योर के इसमें ढेंचा का उपयोग करते हैं और अपने घर का ही सीधा सरल किस्म का और खुद का ही बीज उसमें यूज करते हैं। खाद के रूप में कंपोस्ट, जीवामृत, FIM यही घर में बनाते हैं। कीट नियंत्रण में दशपर्णी अर्क, नीम अर्क ये यूज करते हैं और अपना जो खरपतवार का नियंत्रण है, हाथ से चुनना, गुड़ाई करना, निंदन, डवरना, ये इससे ही अवलंब करते हैं। और उन्होंने अपना अरहर के साथ अपना फोटो दिया है और बाजरा और उसमें जीवामृत बनाने का जो निमार्क बनाते हैं उसका ही फोटो उन्होंने किया है। उसमें अपना जो बैल के माध्यम से उसमें से डवरन वक्रन जो होता है उसमें अपना मूंग और उड़द में ये कर रहे हैं, ये फोटो है। और मार्केटिंग का जो प्रोडक्शन का उनका भी एक पेपर कटिंग भी है और जीवामृत, नीमार्क भी तैयार करते हैं। और उसमें फसल की पैदावार में वृद्धि और उनमें जो लागत खर्चा है वो बहुत कम आया है। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य सुधार में मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ी है। उनको राज्य सरकार की तरफ से कुछ कृषि विज्ञान केंद्र होता है वो इंस्ट्रूमेंट भी मिले हैं एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस के लिए और 3 साल के लिए। और बाद में 3 साल प्रैक्टिस के बाद वो गवर्नमेंट को वापस करना पड़े हैं। और उनका आत्मा की तरफ से सर्टिफिकेशन हुआ है कि जो अरहर तुअर बोलते हैं उसकी दाल वो खुद अपने घर से कांटेक्ट के रूप से अपने व्हाट्सएप के जरिए वो खुद बेच रहे हैं। और उनका कहना है कि हम ये जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं हमारा पूरा फैमिली इससे आनंदित है और समाधानी है। तो मैं इसकी पुष्टि करने के लिए हमारे आदरणीय दादाराव जी शेजूड़ जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से उनको मैं 1 मिनट के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय दादाराव जी शेजूड़। सर वो साबले सर ने हेलो हाँ आवाज येता है, येता है आवाज। आप बताइए दादा। हेलो सर, जो साबले सर ने बताया वो सब सच है। मैं महाराष्ट्र का बोरगाव का रहने वाला हूँ, तालुका फुलंब्री, जिला औरंगाबाद। मैं 16 से 17 से जैविक खेती करता हूँ और ये खेती में जो लगता जीवामृत वो मैं खुद तैयार करता हूँ। और साबले सर ने जो बताया वो सब सच है। सीताफल और 1.5 एकड़ में मैं तूर उसमें बाजरा, उड़द, मूंग ये लगाता हूँ। हेलो जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दादाराव जी, आपने अपना इसको पुष्टिकरण करा।
अब मैं स्वप्निल जी को आमंत्रण हाँ, दूंगा। स्वप्निल जी, इसके बाद भुवनेश्वर राय जी आएंगे, धन्यवाद सर। ठाकुरिया जी हैं, कन्हैया बिसेन जी हैं, दिनेश जी हैं और रुपेंद्र जी हैं। स्वप्निल जी, आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें और भुवनेश्वर राय जी आप अपनी तैयारी कर लें, और बाकी सबके लिए है कि अपने अपने किसान को एक बार इन्फॉर्म कर दें ताकि उस टाइम पे अपना ये कार्य मतलब अच्छे तरीके से हो जाए। स्वप्निल जी। सभी को नमस्कार। आज के हमारे जो प्रोग्रेसिव फार्मर है संजय लक्ष्मण राव जी दौड़के। संजय दौड़के जी है पाचड़गांव पोस्ट मांडवा तालुका आरवी डिस्ट्रिक्ट वर्धा महाराष्ट्र से रहने वाले। संजय जी के जो नेचुरल फार्मिंग की ओर जो जर्नी रही है, उनको जो शुरुआत की है जनवरी 2021 से, और जो उनको प्रेरणा मिली है पद्मश्री सुभाष जी पाड़ेकर एंड बजाज फाउंडेशन ट्रस्ट वर्धा की तरफ से। और जो संजय जी और भी जो पतंजलि आस्था चैनल के जो रेगुलर प्रोग्राम है, स्वामी परम पूज्य स्वामी जी एंड परम पूज्य आचार्य की जो योग और आहार के बारे में जो चर्चाएं होती है, उसका लेक्चर्स वो सुनते हैं और उससे भी उनको प्रेरणा मिलती है। और उन्होंने शुरुआत में 1 एकड़ से उन्होंने शुरुआत की, उसमें कपास की फसल और बंसी वीट लिया था। और इनके एफपीओबी और जो जैविक खेती मिशन अंतर्गत उनके 10 ग्रुप थे, 10 ग्रुप में 210 मेंबर थे। संजय जी और भी पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार के तहत होने वाले जो फ्यूचर के जो प्रोग्राम है, उसमें भी वो हिस्सा लेने के लिए तैयार है। इनके पास एक देसी गाय है और इनका 4 साल का एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस रहा है। इनके पास उन्होंने 1 एकड़ से नेचुरल तरीके से वो शुरुआत कर रहे हैं। उसमें सोयाबीन की फसल, तुअर का फसल, चना का फसल और गेहूं का फसल लेते हैं। इंटरक्रॉप भी करते हैं, उसमें सोयाबीन की फसल में तुअर लेते हैं और सोयाबीन निकलने के बाद रबी में ग्राम और गेहूं लेते हैं। इसमें उनका क्रॉप रोटेशन भी हो जाता। मल्चिंग के लिए जो सोयाबीन का भूसा रहता, तुअर का भूसा रहता और भी अन्य पाला पाचोड़ा रहता, उसके याजमल करके इस्तेमाल करते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए बीजामृत से सीड ट्रीटमेंट करते हैं। जो बियाने की बात रही, बियाने जो घरगुती गावरान सीड इस्तेमाल करते हैं। मैन्योर्स के लिए घन जीवामृत, एफआईएम जीवामृत स्लरी बनाते हैं। कीट व्यवस्थापन के लिए अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीम अर्क एंड दशपर्णी अर्क बनाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए खुरपनी करते हैं और बैल से निराई गुड़ाई करते हैं। और जो उन्होंने बड़ी मेहनत से नीम अर्क बनाया है, उसका भी एक फोटो उनके फार्म के शेड में बनाया था नीम अर्क, उसका भी एक फोटो इसमें मेंशन किया है। दूसरा, जो संजय जी बड़ी मेहनत से 10 वनस्पतियों का पत्तियां लेकर कुट कर उसका 10 अर्क निकाल रहे हैं, उसका भी एक फोटो इसमें मेंशन किया है। उन्होंने जो जीवामृत स्लरी बनाई है, उसका भी एक फोटो इसमें मेंशन किया है। और संजय जी अग्निअस्त्र, ब्रह्मास्त्र भी बनाते हैं और उसका भी एक फोटो इसमें मेंशन किया है। उनके एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जो जैविक खेती मिशन अंतर्गत जो उनके जो मेंबर्स है उनको भी वो मोटिवेट करते रहते हैं नेचुरल फार्मिंग को, और उनको सभी ये प्रयोग बताते रहते हैं। इनके जो फील्ड पे फील्ड विजिट भी हो जाता, जो जैविक खेती मिशन अंतर्गत उनके फार्म पे कर्मचारी है, उनको फील्ड विजिट कराने आते हैं और उनको मोटिवेट करते रहते हैं। इनके कुछ मेजर अचीवमेंट्स रहे हैं, जो इस तरह की नेचुरल खेती करके जो उनके जो जमीन की उर्वरकता क्षमता है वो भी उसमें भी बढ़ोतरी हो गई है। और खेत में लागत जो खर्चा आने वाला है वो सभी का प्रयोग घर में ही करते हैं, तो इससे उनका बचत खर्चा भी बच जाता है, उत्पन्न भी बढ़ जाता है। और जो फैमिली हेल्थ के प्रॉब्लम में भी जो नेचुरल तरीके से उगाया भोजन खा के उसमें भी सुधार हो रहा है। इनको डॉक्टर पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन अंतर्गत जो जीवामृत बनाने के लिए, नीम अर्क बनाने के लिए, दशपर्णी अर्क बनाने के लिए ड्रम्स मिले थे, उसका भी वो उपयोग करते हैं। और हैंड स्प्रे पंप मिला था इनको। सर्टिफिकेशन इनका हुआ नहीं है, मार्केटिंग या ब्रांड बिल्डिंग इनका कोई स्पेशल ब्रांड तो नहीं है, लेकिन उनकी जो गेहूं की फसल है, तुअर का फसल है और चना का जो फसल है वो घर से ही सेल हो जाता है। और जो बचा हुआ कुछ जो सीड है धान्य महोत्सव के लिए बजाज फाउंडेशन के जो ट्रस्ट है, वो कर्मचारी उनका स्टॉल लगवा के उनको देते हैं। उससे उनका सभी जो फसल है वो बिक जाता है। मैं अभी आदरणीय संजय जी दौड़के जी को आमंत्रित करता हूँ कि उनके ये बताई हुई जो मैंने सक्सेस स्टोरी है, ये सभी इसका पुष्टिकरण कीजिए और अपना 1 मिनट के लिए इंट्रोडक्शन करिए। आदरणीय संजय जी दौड़के जी। हेलो, सबको मेरा सादर नमस्कार। स्वप्निल सर ने जो अभी मेरी स्टोरी बनाई वो बहुत सही है, और मैं पतंजलि से भी जुड़ा हुआ हूँ और नेचुरल फार्मिंग मैं करता आ रहा हूँ। और स्वप्निल सर ने जो अभी स्टोरी बनाई वो सही है। और सबको मेरा ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, और स्वप्निल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं भुवनेश्वर राय जी को आमंत्रण दूंगा। उसके बाद निरल ठाकुरिया जी हैं। भुवनेश्वर राय जी अपना समय का ध्यान रखते हुए अपने प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करें। धन्यवाद सर। आज मैं झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के उमेश कुमार मेहता जी का प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं। उमेश कुमार मेहता जी एक टीचर भी हैं और ये विगत 15 साल से खेती करते आ रहे हैं। विगत 4 साल पहले जब ये पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से इनका टीओटी का ट्रेनिंग हुआ, वहीं से इनके अंदर जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती करने की लालसा उत्पन्न हुई और वहां से आने के बाद ये अपने खेतों में जो 2 एकड़ में इन्होंने शुरू किया वो अपना खेती किए और इसमें पूरा इन्होंने गौ आधारित करीब पिछले 2 साल से गौ आधारित शुरू कर दिया। इनके पास गौशाला भी है जिसमें 3-4 गायें हैं और 6 बकरियां हैं। इसी के आधार पर ये अपनी जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती शुरू किए, लेकिन बाद में चल करके ये उसको पूर्ण रूप से परिवर्तित नेचुरल फार्मिंग में कर दिए और आज के डेट में ये टोटल 100% नेचुरल फार्मिंग करते हैं। निश्चित रूप से ये इनका ये कहना है कि हमारा करीब काफी बचत हो गया, जो हम डीएपी यूरिया खरीदते थे उसमें काफी बचत हो गया और जो हमारा बचत हुआ इससे जो आमदनी मेरी हुई वो सीधे मेरी दूनी हो गई। जो पहले मैं ज्यादा यूज करता था फर्टिलाइजर, उसकी वजह से मेरे खर्चे ज्यादा हो जाते थे और चूंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां नियर अबाउट 1 ईयर में कई फसल लोग लेते हैं, कोई एक फसल ले पाते हैं, तो इस तरह से ये अपना इनका सफर रहा। ये पूरा 10 पानी अर्ग बनाते थे इंसेक्ट कंट्रोल के लिए और इनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो ये मार्केटिंग के लिए अपना लोकल का जो मार्केट है वहां जा करके ये, क्योंकि मतलब वहां पे सप्ताह में 1 दिन मार्केट लगता है, तो वहां ये पूरे अपने आलू और जो भी इनके प्रोडक्ट हैं, गेहूं, चना, ये सब जो है वहां बेच लेते हैं। इन्होंने ये अपना ये बताए हैं कि इसमें करीब ये 15 साल का एक्सपीरियंस इनका जो है और ये इनके कुछ फोटोग्राफ्स मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये आलू की बुआई कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो खेती होता है वो किस तरह से होता है। थोड़ी सी जमीन आपका नीचे रहेगा, उसके बाद वो पहाड़ जंगल इस तरह से रहते हैं, तो और तिरछा खेती रहता है, जो सीढ़ीनुमा खेती रहता है। तो ऐसे जगहों पर थोड़ा सा इन लोगों का खेती करना काफी मतलब कठिन काम है, फिर भी ये लोग बड़े आनंदमय तरीके से करते हैं। ये इनके कुछ पशुओं का फोटोग्राफ्स है। इन्होंने जो वेजिटेबल्स वगैरह जो उगा रखा है, देखिए देखने में ही लग रहा है कि बिल्कुल ये नेचुरल है और ये इस तरह से खेती कर रहे हैं। इनका अचीवमेंट यह है कि इनका कहना है कि मेरा जो है जो 2 एकड़ में हमारा पैदावार हो जाता है वो करीब 50,000 रुपया मैं आलू से ले लेता हूँ, 25,000 रुपया गेहूं से ले लेता हूँ और 15,000 रुपया, मतलब टोटल इनका जो है 2 एकड़ में ये कर लेते हैं 90,000 रुपये की इनकी फायदा हो जाता है, जो पहले की अपेक्षा इनका कहना है कि ज्यादा अच्छा है। कोई विशेष रूप से कोई इनको अनुदान वगैरह नहीं मिला है, अभी सर्टिफिकेट की इनकी कोई जरूरत नहीं है, लोकल मार्केट में बेच देते हैं ये। मैं आदरणीय उमेश कुमार मेहता जी को आमंत्रित करूंगा कि आप और ये बताने की आप जो भी बताया वो करें। धन्यवाद। ओम सर जी, मैं उमेश कुमार मेहता, ग्राम शेखा, पोस्ट रोला, जिला हजारीबाग का स्थानीय निवासी हूँ और मैं प्राकृतिक खेती राय जी के द्वारा जितने सारी बातों बताई गई है मैं इनका संपुष्टि करता हूँ कि सब चीज़ मैंने कर रहा हूँ। पतंजलि के द्वारा ट्रेनिंग लेकर के किसानों लोग को ट्रेनिंग भी करवाया हूँ और प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। जीवामृत बनाकर और ये आपका खरपतवार को हटाने के लिए नियंत्रण
दूसरी बात नीम कॉटेट, ये नीम के पत्ता से हम लोग दवा बना करके यूज कर रहा हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुबेर जी। इसी सीक्वेंस में मैं अब दूंगा और उसके बाद जी सभी को नमस्कार। मैं विकास दासी और वो 2000 से जुड़े हुए हैं। उन्हें जब से पतंजलि समिति का प्रभारी का से शाकाहारी का विकल्प लिया है और साथ में प्राकृतिक खेती करना शुरू किया। इन्होंने पीएमकेवीवाई के अंतर्गत पतंजलि के सहयोग से जैविक खेती और ग्रुप फार्मिंग का प्रशिक्षण प्राप्त किया। फिर पतंजलि के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने क्षेत्र में किसान को जैविक खेती और ग्रुप फार्मिंग का आरपीएल ट्रेनिंग देना शुरू किया और इन गतिविधियों ने उन्हें अपने प्रांत में एक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया और इसी प्रकार लोगों के द्वारा उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। प्रशिक्षक के रूप में उनकी भूमिका के कारण उनके लिए स्थानीय किसानों का एक समूह बनाना आसान कार्य था। श्री विकास दास जी के पास अपार क्षमता है, जैसे कि योग सिखाना, कोई भी इवेंट अरेंज करना, डांस सिखाना इत्यादि। यहाँ तक कि उन्होंने होम्योपैथी चिकित्सा में भी डिप्लोमा प्राप्त किया है। उनका एक होम्योपैथिक चैम्बर है जहाँ वो लोगों को चिकित्सा प्रदान करते हैं। पतंजलि की तरफ से जो सॉइल टेस्टिंग किट्स मिला था, इन्होंने अपने गांव में काफी किसान का मुफ्त में मिट्टी का परीक्षण किया और इसलिए लोग विभिन्न कृषि समस्याओं का हल निकालने के लिए उनके पास आते हैं, क्योंकि वो मिट्टी परीक्षण के परिणामों का विश्लेषण अच्छी तरह कर सकते हैं। उनके पास 1 हेक्टेयर जमीन है जहां वो 5 एकड़ जमीन में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। वो अपने खेत में चावल, काला नमक, आलू, तिल, मशरूम और सब्जी का खेती करते हैं। उनके पास 2 गाय, 12 बकरी और 15 मुर्गी है। श्री विकास जी बी कीपिंग का भी काम करते हैं और उनके पास 4 मधुमक्खी की बक्सा है। वो स्थानीय रूप से अन्य किसानों के साथ प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का उत्पादन करता है और अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। मिट्टी की बेहतर संरक्षण और बनावट के लिए वो अपने खेत में नियमित रूप से जीवामृत, गोबर का खाद और एजोला का प्रयोग करते हैं। कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए वो अपने खेत में गोमूत्र, नीम के पत्ते, तंबाकू के पत्ते और मिर्ची का पेस्ट नियमित रूप से पानी में घोलकर लगाते हैं। और ये फोटोज में दिख रहे हैं चावल का खेती, मधुमक्खी पालन, सब्जी का खेती, सोलर पंप इरिगेशन सिस्टम, पेस्टिसाइड बनाते हुए। श्री विकास जी के अनुसार उत्पादन लागत कम होने के कारण और किसान के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाले जैविक उत्पादों की बिक्री करने के कारण उनकी आय बहुत अधिक हो गई है। इसी प्रकार इन प्रणाली में उत्पादन की लागत प्रति एकड़ 30,000 रुपया और शुद्ध लाभ 56,000 रुपया। विकास दास विश्वनाथ कॉलेज एग्रीकल्चर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस और आत्मा से जुड़े हुए हैं और भारत सरकार की तरफ से उनको सोलर पंप इरिगेशन सिस्टम का सुविधा मिला है। वो अपने उत्पादों को स्थानीय मंडी में उचित दाम में बेचते हैं। धन्यवाद। अब मैं श्री विकास दास जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और मैंने उसके बारे में जो बोला है उसका पुष्टिकरण करें। जी सभी। विकास जी अपना माइक। ओम प्रणाम। नमस्कार, मैं विकास दास विश्वनाथ जिला आसाम से हूँ। मेरे बारे में नीरल जी ने जो कुछ बोला है सब कुछ सही बोला और इसको मैं पुष्टिकरण करता हूँ। और 2008 से ही मैं पतंजलि का साथ जुड़ा हुआ हूँ। ओम सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। वंदे मातरम। नीरल जी आपका भी बहुत बहुत आभार। अब मैं कन्हैया बिसेन जी को आमंत्रण दूंगा। कन्हैया बिसेन जी आए
और अपने प्रेजेंटेशन को प्रदान करें और अपने समय का ध्यान रखें। उसके बाद दिनेश जी हैं और उसके अंत में है रुपेंद्र जी। कन्हैया बिसेन जी। जी सभी को ओम। सर आवाज आ रही क्या मेरी? आ रही है, बताइए। जी सभी को आज मैं हमारे यहाँ के प्रगतिशील किसान योगेंद्र कुमार पटले जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। योगेंद्र कुमार पटले जी हमारे साथ 2019 से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती का ट्रेनिंग प्राप्त किया था, साथ ही साथ सामूहिक खेती का भी ट्रेनिंग प्राप्त किया था। प्रारंभिक दौर में ये केमिकल फार्मिंग करते थे, पर जब से हमारे माध्यम से इन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त किया तब इन्होंने प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर दिया है और आज ये प्राकृतिक रिसोर्सेज के माध्यम से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जिसमें यह स्वयं के माध्यम से पंचगव्य, जीवामृत, दशपर्णी अर्क, नीमर्क इत्यादि बना के खेती कर रहे हैं। पटले जी के पास अभी वर्तमान में 3 गाय और 2 भैंसे हैं, जिनके माध्यम से यह खेती में खाद का कार्य जो है प्राप्त करते हैं इनके माध्यम से। पटले जी का जो एक्सपीरियंस है फार्मिंग का वो 10 साल का है, जिसमें उनके पास अभी 3 एकड़ जमीन है, जिसमें 1 एकड़ भूमि पे वह स्वयं के लिए प्राकृतिक खेती करके फसल तैयार करते हैं और उसे स्वयं अभी उपयोग कर रहे हैं। यह मुख्य रूप से धान, गेहूं, चना, अलसी, सरसों और अरहर की खेती करते हैं, जिसमें यह इंटरक्रॉपिंग और मल्टी क्रॉपिंग विधि का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं योगेंद्र कुमार पटले जी यहाँ पंचगव्य, दशपर्णी अर्क इत्यादि का फोटो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। योगेंद्र कुमार पटले जी ने हम सर्टिफिकेशन में स्किल इंडिया के तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग और अभी दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से अन्नदाता ग्रुप के मेंबर है और पीवीएस सर्टिफिकेशन अभी प्राप्त किए हुए हैं। मार्केटिंग में अभी वो अभी प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, बट मार्केट अभी सर्च कर रहे जैविक का। अब मैं आमंत्रित करूंगा योगेंद्र कुमार पटले जी को, वो यहाँ पे आए और मैंने उनके बारे में जो बताया है उस बात को सत्यापित करें। आदरणीय योगेंद्र कुमार पटले जी। नमस्कार जी, ओम के साथ में शुरू करता हूं। मैं कन्हैया बिसेन के द्वारा जो बताई गई जानकारी वो परम सत्य है। मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूं और भी अन्य लोगों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी और कन्हैया जी, आपका भी आभार। अब मैं दिनेश जी को आमंत्रण दूंगा, उसके बाद रुपेंद्र जी अपनी तैयारी कर लें। दिनेश जी। सभी को ओम। आज हम युवा प्रगतिशील किसान अशोक जी की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानकारी देना चाह रहे हैं, जिनका नाम है अशोक कुमार। वो ग्राम जखनगांव, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। अशोक कुमार बहुत युवा और प्रगतिशील किसान हैं। अशोक जी ने प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित किया जब उन्होंने वर्ष 2019 में अपने गांव में पतंजलि द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रशिक्षण लिया और वह अपने गांव में प्राकृतिक खेती के ट्रेनर बन गए। अशोक जी ने अपने 4 एकड़ पैतृक भूमि में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की और उन्होंने कटिया गेहूं जो देसी किस्म का है और सरसों की खेती की शुरुआत की। उन्होंने अपने खेत में जीवामृत, घन जीवामृत, नीम की खली, गौमूत्र, गोबर का इस्तेमाल किया और अशोक जी कटिया गेहूं से दलिया बनाते हैं और सरसों से तेल बनाते हैं और उन्होंने झांसी और निवाड़ी में दलिया और सरसों का तेल बेचते हैं। स्थानीय रूप से उन्हें अन्य लोगों से भी समर्थन मिला है, क्योंकि प्राकृतिक खेती के साथ साथ घर का बना दलिया किसानों के पास शायद ही कभी उपलब्ध हो।
इन सभी पहलों के साथ भी श्री अशोक कुमार जी की आय में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। वह अपने 4 एकड़ भूमि में पहले वो 40 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करते थे, जिसका मूल्य लगभग 75,000 रुपये होता था। अब श्री अशोक कुमार जी कठिया गेहूं 4 एकड़ में 20 क्विंटल और 15 क्विंटल सरसों का उत्पादन करते हैं। साथ में उन्होंने दलिया को लगभग 1 लाख रुपए और सरसों का तेल 50,000 रुपये में बेचा। उनकी कुल बिक्री 1,50,000 हुई। अशोक कुमार ने अपने गांव में 100 अन्य किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण किया और DYMT की मदद से 20 किसानों के PGS समूह का गठन किया। अशोक कुमार अपने गांव में छोटी फार्म भी स्थापित की है, जिन्होंने अन्य किसानों के साथ प्राकृतिक खेती की विभिन्न नए तरीकों का अभ्यास किया और पतंजलि की मदद से वह मिट्टी का परीक्षण भी करते रहते हैं। और जिनके पास नेचुरल खेती करते हैं और सर उनके पास सर 3 गाय हैं, 2 बैल हैं, एक उनके पास भैंस है। जो उनका एरिया है वो 4 एकड़ का है। प्रैक्टिस भी उसी 4 एकड़ में वो करते हैं और उनका जो फसल की जो प्रजाति है वो कटिया गेहूँ और सरसों है। और उसी खेत में वो अपना गाय का गोबर, जीवामृत, घन जीवामृत और नीम की खली का उपयोग करते हैं। कुछ सर उनके पास फोटो जो हैं जो खेत में काम कर रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेशन में ऑर्गेनिक ग्रोवर GFP और NSDC से उनको प्रमाण पत्र भी मिला हुआ है। इनका मार्केटिंग स्टेटस ये है कि वो लोकल अपने ही लोकल मार्केट में वह अपना माल निकालते हैं, बेचते भी हैं। अब मैं श्री अशोक कुमार जी से आग्रह करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि करने की कृपा करें। अशोक जी। सभी को नमस्कार सर। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं ग्राम जखनगांव से हूं और जैसा कि दिनेश सर जी ने बताया है, मैं उसकी बातों को सभी को पुष्टि करता हूं। और मेरे पास 4 एकड़ जमीन है जिसमें मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूं। इसमें मैं अभी घंजीवा में जीवा में नीम ऑयल का स्प्रे भी करता हूं और जो कुछ भी दिनेश सर ने बताया वो सभी सत्य है। थैंक यू। धन्यवाद अशोक जी और धन्यवाद दिनेश जी। अब मैं अंत में प्रेजेंटेशन के लिए रुपिंदर जी को आमंत्रण देता हूँ। रुपिंदर जी, ओम सभी को मेरा प्रणाम। इस प्रेजेंटेशन की सीरीज में आज हमारे साथ पंजाब से बहुत ही अनुभवी किसान जिनका नाम श्री अनिल जियानी जी है, जो गांव कठेरी तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट फाजिलका के रहने वाले हैं। ये एक बहुत ही बड़े किसान हैं जिनके पास 53 एकड़ ज़मीन है, जिसमें वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती की प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं। इनको लगभग 42 वर्ष का एक्सपीरियंस है। इनकी ये सोच है कि अगर हम प्रकृति द्वारा बनाए हुए इस इकोसिस्टम को खराब करेंगे तो प्रकृति भी उसके दुष्परिणाम हमें दिखाएगी। इन्होंने ब्रीफ में ये भी बताया कि जो किसान भी केमिकल तरीके से खेती कर रहे हैं वो समाज की सेहत को खराब कर ही रहे हैं और अपनी इनकम को भी ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे, जबकि प्राकृतिक रूप से खेती करने से किसानों की इनकम में बहुत वृद्धि हुई है, क्योंकि सभी चीज़ें हमें घर से ही मिल जाती हैं और बाहर का कुछ सामान नहीं लेना पड़ता। ये बागबानी में अमरूद, फालसा, खजूर, ग्रेपफ्रूट, बेल, नाशपाती आदि और कनक, सरसों, मूंग दाल और मिक्स सब्जियां अपने खेतों में लगाते हैं। ये रूड़ी खादी को खेतों में खाद के रूप में लेते हैं और उनके खेतों में जो बकरियां पशु चराने आते हैं, ये उन पशुओं का मलमूत्र को भी ये खाद के रूप में लेते हैं। इनका PGS और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन नेपीडा भी हो रखा है। इन्होंने अपना खुद का ब्रांड बना रखा है, जिसका प्रोड्यूस ये खुद 2 दिन बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो उनके साथ कस्टमर जुड़े हैं उनको सेल करते हैं। पतंजलि परिवार से जुड़े श्री अमित कुमार जी, जो कि फाजिलका से हैं, उन्होंने इनके साथ हमें मिलाया, इनके साथ संपर्क करवाया और आपके काम ऊपर 2 शब्द बोलने का अवसर भी मिला। अब मैं श्री अनिल जियानी जी को इनवाइट करना चाहूँगा कि उनके बारे में जो बताया गया है उसका पुष्टिकरण करें। जी नमस्कार, सभी को राम राम। जो रुपिंदर जी ने बताया वो बिल्कुल सत्य है और किसानों को जहर मुक्त खेती ही करनी चाहिए। इससे हमें बहुत से अच्छे परिणाम मिलते हैं, सेहत अच्छी रहती है और वातावरण भी स्वच्छ रहता है।
बाकी सभी किसानों से मैं निवेदन करता हूं, जिन्होंने भी देखना हो तो मेरा जो खेत है हर पल सभी के लिए खुला है, आके देखें और हमें जो भी कोई अपना अनुभव है वो हमें बताएं, तो हम सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपका काम दिखता है और आपका ये कहना कि आए और आप सीखना चाहते हैं, यही दर्शाता है कि आप कितना आगे काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। रुपिंदर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम अपने इस सत्र में अब हम समापन की तरफ हैं, तो मैं एक बार पवन सर को आमंत्रण दूंगा कि वो आए और एक बार इस सत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी। जी, धन्यवाद सभी को, नमस्कार। और बहुत सुंदर आज का भी कार्यक्रम हमारा संपादित हुआ है। आज हम पहली बार समय से पहले हमने इस सत्र को समापन किया, जो कि दिखा रहा है कि हम धीरे-धीरे अपने कार्यों में गति के साथ गुणवत्ता को भी ध्यान में रखते हुए, समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर तरीके से सभी हमारे साथियों ने, कृषकों ने भी पुष्टिकरण का जो कार्य किया है, कम समय में रहते हुए अपनी बात कह दी है। तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि इस तरह से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी कुछ और केस स्टडीज रही हैं, तो कल का भी समय हम उसके लिए बिताएं तो अच्छा रहेगा। और साथ ही हमारी नियमित रूप से जुड़ने वाली प्रणाली जी ने भी अनुरोध मुझसे किया था कि उनके बारे में भी वो केस स्टडी करना चाहती हैं, तो मैंने डॉक्टर दुबे से अनुरोध किया है कि वो उनके साथ आज वार्तालाप करके उनके बारे में, केस के बारे में वो कल अगर प्रस्तुत कर सकें। और भी जो हमारे साथी छूट गए हैं, जिनके बारे में नहीं हो पाया है, उनको भी हम कल कर लेंगे। और इस तरह की ये जो कार्य हमारा पुष्टिकरण का, कहानी सुनाने का, बताने का और कम समय का उपयोग करते हुए जो हम नियमित रूप से कर रहे हैं, ये ऐसा ध्यान में आ रहा है कि क्या इसको हम इस योगाहार कार्यक्रम में नियमित रूप से सप्ताह में 1 बार या 2 बार इस तरह का इवेंट्स को हम लोग रखें, जिससे कि हमें कम समय पर और बहुत सारे कृषकों के बारे में जानने का अवसर मिले और सब लोग इसमें सम्मिलित हो जाते हैं टाइम से, और एक बड़े डिसिप्लिन तरीके से हम सब लोग इस काम को संपन्न कर लेते हैं। तो इसके बारे में भी हमारे योगाहार के जो मंच है उसमें विचार किया जा सकता है। इसको एक नियमित रूप से इस तरह से कार्य वो हम करें और इसमें आदान प्रदान की करने की हमारी गति बढ़ेगी और विस्तारीकरण भी होगा। और जो लोग हमारे साथ नियमित जुड़ेंगे, जो कृषक जुड़ेंगे, वो योगाहार मंच के बारे में भी जानेंगे और संभवतः वो भी जुड़ने का आने वाले समय पर प्रयास करेंगे। तो ऐसा मेरा सुझाव है और इस पर सभी करें। आज का हमारा समय भी पर्याप्त है चर्चा, परिचर्चा, बातचीत करने के लिए और रिफ्लेक्ट करने के लिए कि हमने अभी तक के ये क्या किया, क्या सीखा। ये कई दिनों की जो धुआंधार चल रही है पारी, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत सारे नए किसानों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है और वह सब लोग उत्साहित हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो उत्साह है किस कृषकों का जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ, उस तरफ जो रुझान दिख रहे हैं, उससे निश्चित रूप से ये एक अच्छा संकेत नजर आ रहा है। और हम एक दूसरे किसान इस प्रकार से मिलें, एक दूसरे से वार्तालाप करें, आदान प्रदान करें, विचारों का आदान प्रदान करें, यथासंभव एक दूसरे के वहां जा करके कुछ बीजों का आदान प्रदान करें, सामग्रियों का आदान प्रदान करें। तो ऐसा करते हुए यही इस मंच में कई बार हमने चर्चा की है, तो इससे और संभावनाएं हमारी निकल के सामने आ रही। ये ऐसी संभावनाओं में किसानों को साथ लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हुए काम करेंगे, निश्चित रूप से एक सभी को फायदा रहेगा। मैं इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर। और ये कार्यक्रम हमारा कल भी रहेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ केस स्टडीज हैं अभी जिनका हमें पुष्टिकरण करवाना है। और जैसे हम इसकी प्लानिंग होगी, हम 11:30 की मीटिंग में फिर से इसको प्लान करेंगे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबने समय का ध्यान रखा है और बिल्कुल समय के साथ हम इसको समापन करेंगे और इस केस स्टडी की प्रेजेंटेशन को। और साथ में मैं अभी ये मंच
योगाहार कार्यक्रम को सौंपता हूँ। और मुन्नीलाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो और आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विवेक सर जी और आदरणीय पवन सर जी, आप सबका मार्गदर्शन। और आज योगाहार कार्यक्रम में चार चांद इसलिए लग गए हैं कि देश भर के किसान अपनी स्टोरी उनकी प्रस्तुत की जा रही है। तो हम किसान भाइयों को दिशा मिल रही है कि किसान प्राकृतिक खेती करके कितना खुशहाल हो रहा है, उनको क्या शिक्षा मिल रही है और कैसे एक किसानी करना चाहिए, ये इसका प्रशिक्षण भी हम सबको मिल रहा है। एक सुबह से जो अधिकतर लोग सोते रहते थे, उस समय हम योग कर रहे हैं और किसानी की चर्चा कर रहे हैं। उस सुबह के समय का सदुपयोग करते हुए हम ये कार्यक्रम पतंजलि दैनिक योगाहार कार्यक्रम जो हो रहा है, ये किसी ऑफिस के समय आदमी ऑफिस जा रहा है, व्यापार के समय अपनी व्यापार कर रहा है, लेकिन सुबह जो हम योग और आहार की बात कर रहे हैं, खेती की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही उत्तम कार्य आप सबके मार्गदर्शन में संचालित हो रहा है। मैं चाहूंगा हमारे सदन में राजश्री बहन जी ने हैंडवॉश किया है, तो अगर वो अपनी कोई बात अगर सदन में प्रस्तुत करना चाहती हैं तो मैं आमंत्रित करता हूं बहन राजश्री कुशवाहा जी को कि वो आए और अपनी बात रखें। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, आप सादर आमंत्रित हैं। मैं सदन से चाहूंगा कि जो पतंजलि योगाहार कार्यक्रम अभी तक संचालित हो रहा है, उससे किसी के उसके बारे में, उससे लाभ किसी को, उससे क्या आपको फायदा मिला है, या आपका कोई सुझाव हो। जैसा आदरणीय आज पवन सर जी ने सुझाव दिया है कि यह कार्यक्रम जो हमारे किसानों की स्टोरी है, एक किसानों की सफलता की कहानी है, ये निरंतर चलती रहे। और मैं चाहूंगा कि इससे बड़ा उत्तम और काम क्या हो सकता है कि हमको अच्छे अच्छे किसानों का अनुभव प्राप्त हो। हम इस बात का समर्थन करते हैं और कि मैं तो कहता हूँ एक किसान की स्टोरी लगभग रोज अगर हमें सुनने को मिले 5, 7, 10 मिनट, तो इससे और अच्छा क्या हो सकता है, क्योंकि समय हमारे पास पर्याप्त रहता है। एक किसान की स्टोरी, जो हमारे 100 किसान की लगभग स्टोरी बनी है, उनको हम चीफ गेस्ट के रूप में अगर बुलाते हैं तो 100 दिन हम जो है इनको सुन पाएंगे, उनका पूरा विस्तार से उनको सुन पाएंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। मैं शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना सुझाव, अपने विचार सदन को प्रस्तुत करें। आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। और जो पवन सर के नेतृत्व में जो फार्मर की प्रेजेंटेशन चल रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि हमारा परिवार बहुत विशाल है। जो हम लोग सोचते थे कि थोड़ा परिवार कम है, ऐसा नहीं है। इतने सारे लोगों की स्टोरी आने के बाद ये लग रहा है कि हमारा परिवार जो है काफी बड़ा है। और जो पतंजलि के माध्यम से जो लोग अपने जीवन में तो सुधार आ ही रहा था, और जो आहार को एक मंच मिल रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो केस स्टडी है, जब इनके बारे में पूरा सुनने को मिलेगा कि उन्होंने कैसे शुरू किया, क्या किया, और वो जब मुख्य अतिथि बन के आएंगे तो वो भी बहुत उपयोगी रहेगा। और अभी कुछ किसान अगर रह गए हैं तो सर इनको पहले इनकी केस स्टडी पूरी हो जाने दें, और फिर उसके बाद, क्योंकि ये केस स्टडी एक रामायण जैसा है। अगर ये पूरे किसानों का बन जाता है और ये किस तरीके से अपनी खेती को उपयोगी कर रहे हैं मंच के माध्यम से, अगर देश में रखेंगे तो देश की निश्चित ही दिशा बदलेगी और ये काम बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। देश की दिशा बदलेगी और पतंजलि योगाहार कार्यक्रम का ये सफल प्रयास है। मैं चाहूँगा हमारे साथ, मैं जब देख रहा था कल, आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी जो बुंदेलखंड के हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, वो विश्वविद्यालय के छात्रों को तुलसी की खेती का प्रशिक्षण दे रहे थे। वो प्रशासन के साथ, सरकार के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनका भी इस पतंजलि योगाहार कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव हो, कोई मार्गदर्शन हो तो प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी। धन्यवाद मुनीलाल जी। सभी को ओम। देखिए, जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है योगाहार, योग के बाद आहार की चर्चा होना बहुत ही आवश्यक था। जो एक अनोखा कार्य आपने स्टार्ट किया है,
और ये योगाहार कार्यक्रम ना कि हमारे लिए अपितु पूरे देश के लिए एक नई दिशा दिखाने का कार्य कर रहा है कि योग से हम निरोग रह सकते हैं, साथ साथ में हमें आहार भी ऐसा लेना है जिससे हम बीमार ना हो, स्वस्थ रहें। और इसके साथ साथ में जो अनुभव मिल रहे हैं हमें पूरे देश के हर एक राज्य के जो प्रगतिशील किसान हैं, जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, अपने अपने अनुभव जो बयां कर रहे हैं, उनसे सीखने को मिल रहा है। दूसरा ये है कि हर व्यक्ति हर क्षेत्र का मास्टर नहीं होता है। हमारा तो मानना ये है कि हम हमेशा ही एक स्टूडेंट रहते हैं, जहां से जो मिला वो सीखने का प्रयास हर एक इंसान करता है। तो लगता है कि कभी कभी क्या, हाँ, हम संपूर्ण ज्ञान हो गया, सर्वज्ञानी हो गए हैं, लेकिन जब दूसरा किसान बताता है कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, तब लगता है कि यार हमने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। ये एक जो दिशा मिल रहा है, जो एक काम किया जा रहा है, ये या एक के लिए नहीं, अब तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश के लिए एक नया अभिनव प्रयोग पतंजलि के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें जो फायदा होगा वो आने वाले समय के लिए, देखिए प्राकृतिक खेती की हम तो शुरू से चर्चा कर रहे थे। परम पूज्य स्वामी जी जहर मुक्त खेती की कब से बात कर रहे थे, फिर बाद में सिस्टम बदला कि नहीं, अब इसमें एक प्रशासनिक तरीके से इस काम को किया जाना है। जो काम प्रशासन ने सोचा आज, ये परम पूज्य स्वामी जी इस काम को 15-20 साल पहले शुरू कर चुके थे। आज योगाहार हम कर रहे हैं। हमें लगता है धीरे धीरे इस कार्यक्रम को अन्य संस्थाएं देखेंगी, प्रशासन के लोग करेंगे, तो इसे भी निश्चित ही एक आयोग के रूप में हमें लगता है सरकार इसको एक विभाग ना बना दे कि ये इसकी जरूरी है। तो एक अभिनव प्रयोग है, इससे सभी को एक नई दिशा मिल रही है और हमें लगता है कि हम लोग निरंतर इस कार्य को जारी रखेंगे, ताकि हमारा नहीं अपितु पूरे देश के किसानों का, युवाओं का और नई जो हमारी जनरेशन है उसको एक नई सीख मिले और नई ऊर्जा मिले, ताकि उनका एक विकास और भविष्य सुनिश्चित हो गए। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी, आपने सुझाव दिया और जो आपने कहा है कि सरकार का निश्चित ध्यान है। होशंगाबाद में जब से कार्यक्रम चला है तब से सरकार प्रशासन पतंजलि परिवार को आमंत्रित करने लगा है कि आइए और हमारा कार्यक्रम एक आयोजित करना है, उसमें भाग लें और मार्गदर्शन दें। तो मैं चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी सदन में उपस्थित हैं, मैं उनका मार्गदर्शन चाहूँगा कि वो आए और पतंजलि योगाहार कार्यक्रम के लिए अपना सुझाव मार्गदर्शन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जी नमस्कार। ये जो सीरीज चल रही है आजकल, इससे ज्ञान वर्धन हो रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और जैसे कि शरद जी ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि इन लोगों को, जो हमारे ये केस स्टडीज है, इनको मुख्य अतिथि के रूप में अगर हम बुलाते हैं, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है आज, तो इस वजह से तो उनको बुलाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा और अधिक सीखने को मिलेगा। उनके अनुभव, उनके जुबानी अगर सुनते हैं तो उससे फर्क पड़ेगा। और हमारा सबसे बड़ी बात है कि हमारा परिवार योगाहार परिवार है, ये और बड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, और आप स्वस्थ हों और हमारे भगवान दास जी कुशवाहा जी के बताए अनुसार एक बाएं कान में रुई लगा के रखें, और अगर आपको सर्दी जुकाम है तो उसमें आपको नस्से लेना है, ज्योतिषमती तेल का 2-2 बूंद नाक में डाल करके उससे नस्से ले लें, आप स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम क्यों ना किसी एक गांव को एक आदर्श गांव, एक प्राकृतिक गांव, जैविक गांव का निर्माण कर सकें,
जो हमारे आदरणीय पवन कुमार जी का एक पहले से उद्देश्य था कि हम जैविक निर्मल ग्राम अभियान यात्रा जो हमारी देश के विभिन्न राज्यों में कहीं कहीं निकाली गई है, परंतु अभी थोड़ा सा उसमें प्रगति लाने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि उसमें मार्गदर्शन प्राप्त हो, सुझाव हो, कहीं भी एक गांव में हम कुछ अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती करा सकें, ऐसा सदन में एक कोई उपलब्धि होगी तो इसके लिए भी हम सुझाव आमंत्रित चाहते हैं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुन्नीलाल जी, बहुत अच्छी पहल हो रही है। और आज तो मैं अभी जो केस स्टडीज की जो पहल चल रही है रोज, उसी के संदर्भ में मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। बात ऐसी हो गई है कि जैसा हमारा अप्रोच रहा कि भाई जो पतंजलि के माध्यम से पहले से क्यों न जुड़े हो, आस्था चैनल को देकर क्यों न जुड़े हो, और संगठनों के लोग क्यों न हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो है क्या, तो मेरे पास में जो एक निचोड़ आया है, वो निचोड़ की सिर्फ मैं बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, पतंजलि पर लोगों का अगाध विश्वास है। मुझे कई बार लोगों ने बोला है, जब मैं नए लोगों से बात करता हूँ, कि सर हमारे को पतंजलि के बारे में पहले से पता है और आस्था चैनल के माध्यम से बहुत पहले से हम उनके उत्पादों को खरीदना, और स्पेशली जो कृषि क्षेत्र से लोग जुड़े तो उनको मैंने कहा कि भाई आप कब से जुड़े, कैसे जुड़े, तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई पतंजलि के माध्यम से रामदेव बाबा जी ने जो योग के क्लासेस लिए, अलग अलग जगह पे लेक्चर दिए और उसमें जैविक खेती के बारे में बोला, तो उससे प्रेरणा मिली। राजीव दीक्षित जी का स्वदेशी आंदोलन था और वो भी अलग अलग जगह पे लेक्चर देते थे, उसके माध्यम से प्रेरणा मिली। तीसरा पहलू के भी जो हम क्रोम और बाकी कृषि के उत्पाद हम पतंजलि के माध्यम से लेते थे, तो उस समय भी कहा जाता था कि भाई ये जैविक के उत्पाद है तो इनको खरीदो, और उसके रिजल्ट्स जो हमने देखे तो उससे इतने अच्छे हमको रिजल्ट्स मिले कि उसके तरह से हम जैविक खेती की तरफ आने लगे। तो लोगों ने अलग अलग जगहों से, यानी हमने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रोम से उनको प्रेरणा मिलेगी और वो जैविक की तरफ आए करके, कोई किसी ने आस्था चैनल के माध्यम से सुना और वो आएंगे करके, राजीव दीक्षित जी के भाषण से आएंगे, ये कभी सोचा भी नहीं था। तो यह सब बातें जो है ये हमारे लिए नया निचोड़ है। एक दूसरा कि कई लोग मेरे पास अभी 8-10 दिन में अलग अलग जगह से कई फोन आने लग गए कि सर हमको पतंजलि के साथ में जुड़ना है, और आप लोगों ने जो योगाहार कार्यक्रम इटारसी में लिया था और जो ये पहल चल रही है कि किसानों की कुछ स्टोरी बनने का सिलसिला चल रहा है, तो सर हमको भी जुड़ना है, हमको भी क्या करना है, क्या कैसे करना है और स्टोरी कैसे बनाना है, हम भी उत्सुक है। तो इस तरह से मेरे पास करीबन सिलेक्टेड 20-25 नए किसान जिनको मैं जानता भी नहीं था, तो उनसे पूरे महाराष्ट्र के कुछ पार्ट से मेरे पास फोन आने लग गए कि सर हमको इसमें सम्मिलित करो। तीसरा निचोड़ कि जो किसान ऐसे जो जोड़े गए हैं कि राजीव दीक्षित जी के या बाबा जी के माध्यम से और सभाओं के माध्यम से, तो उनमें से 2-4-5 किसान मेरे पास ऐसे आए कि सर हमारे पास तो एफपीओ भी है, एफपीसी भी है, हमारे संपर्क में 400-500 किसान है, हम लोग तो जानते ही नहीं थे कि भाई हमको इस तरह से जो योगाहार के माध्यम से नया मंच है और वहां पे कहानियां लिखी जा रही है, बताई जा रही है, तो इसलिए तो हमको सम्मिलित होना है। हमारे पास तो कई सारे ऑर्गेनिक फार्मर्स के किसान है, 5-50 किसान तो हम एक एफपीओ से दे देंगे। मैं सिर्फ इसका बिंदु निर्देश इसलिए करता हूँ कि हमने अपने परिवार से बाहर जाकर थोड़ा खुलेपन का एहसास किया, तो कई सारी चीजें हमको मिलने लगी। कई सारे साथी बाहर में पतंजलि की यात्रा में शामिल होने के लिए देख रहे हैं। हमारी पहल कम हो रही थी, लेकिन पीछे जैसा इटारसी में प्रोग्राम के समय भी हमारी पवन जी के और मुन्नीलाल जी और बाकी ग्रुप के साथ में बात हो रही थी कि हम अपने परिवार का दायरा अगर बढ़ाना है, जिसको हम एक्सटेंडेड फैमिली बोलते, तो बाहर में भी जो काम कर रहे हैं, भले ही उनके साथ में तालमेल अगर हम नहीं करेंगे तो ये परिवार देश तक जो बढ़ाना है वो नहीं होगा। तो इसके लिए थोड़ी सी पहल करते बारा उन्होंने कहा कि सर हम तो पतंजलि से पहले जुड़े हैं। हाँ, कई लोगों ने बोला किसान समिति के माध्यम से जुड़े हैं। तो ये जो सब एक्सटेंडेड फैमिली का बात है, बढ़ती हुई परिवार की कल्पना है। तो ये जो मंच हुआ है और जिसमें केस स्टडीज की बात हो रही है, तो इसने एक नया विकल्प दिया है हमको परिवार बढ़ाने का। ये बहुत महत्व का मुद्दा है। दूसरा मैं बात बोलूंगा कि सर इसमें जैसा कि हमने पीछे एक भट्ट जी के माध्यम से एक किताब का ट्रांसलेशन किया, इसमें
कई सारे किसानों के फार्मूले जो थे उसको अब मराठी से हिंदी का अनुवाद किया गया। तो मैं तो ये 10-20 जो करीबन 100 अभी हमारी केस स्टडीज हुई है, इसमें भी कई नए फार्मूले आए हैं। तो इनका भी एक संकलित रूप में यदि हम करें तो बहुत नई नई चीजें इसमें भी मिलेगी। हालांकि उसके डिटेल्स जो कोऑर्डिनेटर ने या जिसके माध्यम से किसानों के डिटेल्स आए हैं उनको भी यदि हम करें तो 5-25 तो नए फार्मूले इसमें भी आ जाएंगे। तो इसका भी संकलित होना एक बहुत आवश्यक है। और तीसरी अंत में बात मैं महत्व की पवन सर जी के लिए रखूंगा कि सर ये पूरा जो निचोड़ है तो इसका पुष्टिकरण यानी वैज्ञानिक तरीके से पुष्टिकरण करने के लिए जैसी बाकी की साइंटिफिक लैब्स होती है वैसी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ये जो किसानों के जो फार्मूला आए हैं और इसके जो रिजल्ट्स आए हैं इसको डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए एनालिसिस करने के लिए निश्चित रूप से एक अगर R&D जिसको बोलते हैं हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर कोई एक लेबोरेटरी अगर एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है तो लेबोरेटरी और उसकी फील्ड ट्रायल्स जिसको हम TCD की कल्पना ट्रायल कम डेमोन्स्ट्रेशन की कल्पना पवन सर के साथ में डिस्कस हुई थी और पवन जी ने दिया था कि ऐसे भाई हम दे सकते क्या। तो लेबोरेटरी और TCD इसके लिए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से अगर कोई नया सेंटर यदि पतंजलि एस्टेब्लिश कर सकती है तो निश्चित रूप से सर एक बहुत बड़ी पहल होगी, बहुत बुनियादी काम होगा नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए और उसके माध्यम से हजारों लाखों किसानों को जोड़ने के लिए। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपने महत्वपूर्ण सुझाव सदन को दिया है। आदरणीय पवन सर जी जुड़े हुए हैं, सभी सदन जुड़ा हुआ है और आपका महत्वपूर्ण सुझाव सदन ने सुना। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपना सुझाव प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। और मैं अगर शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सदन में अपनी बात प्रस्तुत करें। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि एक नया उत्साह मिला है जो अलग अलग हमारी केस स्टडी के माध्यम से, और जहाँ तक बात आई है कि हर हफ्ते में एक दिन ऐसी केस स्टडी पढ़ी जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। और साथ में जैसे भट्ट सर ने भी कहा है कि जिन किसानों की हमने केस स्टडी पढ़ दी तो सिलसिलेवार तरीके से उनको मुख्य अतिथि हम बुलाते हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा माध्यम हमारा आगे रहेगा मिलने जुलने का। और साथ में इससे एक अच्छी रौनक ये आ रही है कि हम बहुत सारे किसानों को अभी तक जानते नहीं थे। एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेश के लोगों को नहीं जानते थे, लेकिन इस माध्यम से नए नए लोगों को भी हम जान रहे हैं और साथ में एक दूसरे संबंध भी बन रहे हैं। मैंने कल श्री नीरज जी से निवेदन किया कि वो जो केस स्टडी में प्रेजेंट करूंगा तो वो स्क्रीन शेयर करें। और एक बहाना था क्योंकि मेरा कंप्यूटर भी ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा था। दूसरा मैंने सोचा क्यों ना उनके ज़िले में कभी जाऊं और योगा यात्रा को वहाँ पे भी हम आगे बढ़ाएं। तो ये एक मन में छोटा सा एक खुशनुमा पहल जाग रही है। और इसी तरह से हम जो आदरणीय पवन सर जी ने, आदरणीय यादव जी ने और हम सभी ने इस योगाहार के मंच को आगे बढ़ाया है, तो हम इसको और भी खुशनुमा आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। मुझे पता है आप भविष्य में आप जैविक निर्मल ग्राम अभियान यात्रा निकालने वाले हैं और आपकी तैयारी चल रही है, चाहे स्वप्निल जी के माध्यम से हो चाहे कहीं भी तैयारी चल रही है। आपको मैं हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस देता हूं क्योंकि ये देश के हित में काम है। जो भी करना चाहते हैं सदन में कोई भी व्यक्ति अपने गाँव में, अपनी तहसील में, अपने जिले में अगर छोटी सी यात्रा दैनिक निर्मल ग्राम अभियान यात्रा का कोई प्राकृतिक जैविक खेती अभियान यात्रा का आंदोलन संचालन करना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। सदन बिल्कुल तैयार है आपका सहयोग करने के लिए। कहीं भी आप अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। आपको मार्गदर्शन सहयोग की जो भी आवश्यकता होगी आपको मिलेगी। आप तो सिर्फ प्रस्ताव अगर रखते हैं, जैसे मैना गांव में आदरणीय बने सिंह जी ने रखी थी, महाराष्ट्र में नीलकंठ सावले जी वगैरह और भी कई जगह यात्राएं निकाली गई हैं। ऐसे ही यात्रा अगर होती रहे तो अच्छा रहेगा। मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो ही अपना सुझाव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप लोग समय से जुड़कर और समय तक रहते हैं। और निश्चित रूप से ये जो हम लोग का कार्यक्रम केस स्टडी का चल रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। इसमें हमारे कई ऐसे किसान हैं जो इस साल पहले ही साल किए और बड़े ही मन से जैविक खेती और ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। उनका भी कहना था कि निश्चित रूप से हम लोगों का भी होना चाहिए, लेकिन चूंकि उनका कोई अभी मार्केटिंग का अनुभव नहीं, कोई मार्केटिंग का काम नहीं है, इसलिए मैं भी कहा कि ठीक है चलिए अभी आपका अगले सत्र में किया जाएगा। जैसे मेरे ओंकार नाथ जी हैं जो देखिए पहला साल में उन्होंने 5 एकड़ में बिल्कुल प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और एकदम लगे हुए हैं, अपने क्षेत्र में बिल्कुल झंडा गाड़ दिए हैं। उनका मेरे पास सारे फोटोग्राफ्स भी आ गए थे, लेकिन क्योंकि अभी उनका पहला साल है इसलिए मैं थोड़ा सा उनको होल्ड किया कि नहीं 1 साल और आप कर लीजिए, थोड़ा मार्केटिंग का अनुभव हो जाए, सारी चीजें हो जाए, उसके बाद आपका एक केस स्टडी बनेगा, उसमें सारी चीजें हैं। तो इस तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एकदम तत्पर हैं और निश्चित रूप से गवर्नमेंट भी लगी हुई है। और जब पतंजलि जैसे संस्था लगी है तो इस काम को आगे बढ़ाने में कोई रोक नहीं सकता। हम लोग का सबका सहयोग है। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देते हुए फिर आप लोगों से आह्वान करूंगा कि आप लोग इसी कार्यक्रम में लगे रहें और निश्चित रूप से जब हर आदमी लगा रहेगा तो देश तरक्की करेगा, हम सभी लोग तरक्की करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। मैं आदरणीय रवि आदित्य जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना सुझाव प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी। देखिए जैसे अभी भुवनेश्वर राय जी ने जो बातें कही वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि एक प्रशिक्षण लेने के उपरांत जो हम लोगों ने इस केस स्टडी के माध्यम से देखा कि एक सामान्य सी बातें क्या निकल के आई कि जो 2018, 2019 या 2022 जिन लोगों ने भी पतंजलि के माध्यम से PMKVY के तहत जो प्रशिक्षण लिया, उसके बाद उनके अंदर एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। क्योंकि एक मैं अगर अपने ही राज्य बिहार से संबंधित, जैसे मेरी आज 5वीं प्रस्तुति थी सक्सेस स्टोरी में, तो अगर उसको मैं फिल्टर करूं तो बिंदेश्वरी तिवारी जी, अखिलेश कुमार, अगर इन लोगों के मापदंड के अलावा आज जिनकी प्रस्तुति थी राकेश जी की, तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि इनके जगह में ये जो एक काफी बैकवर्ड इलाका है, इनका गांव का जो है, जो इनके जिला का है मधेपुरा का, उस जगह के बावजूद ये पिछले 4 सालों से जब से प्रशिक्षण के बाद कभी भी ये हार नहीं माने हैं। तो एक सक्सेस स्टोरी में एक तो होता है कि लाभांश आपके पास क्या आ रहा है, आपकी एक क्रय विक्रय प्रक्रिया में क्या आ रही है, आपको क्या नफा नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरा एक जो प्रक्रिया होती है, एक कर गुजरने की चीज होती है, वो मैंने राकेश जी को देखा। तो जब मेरी इनसे चर्चा हो रही थी कि आपके लिए क्या इसमें मैं मानूं कि कितना आपको फायदा हुआ, तो एक फायदा तो होता है कि लेबर कॉस्ट में जो हमारा इनपुट खर्च है वो हमारा बचत आ गया। लेकिन उनका कहना था कि सर मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा ये रहा कि अगर मैं अपने जो एक छोटे से जगहों में अगर मैं कॉलेज के टीचर्स को संपर्क कर रहा हूँ या किसी होम्योपैथी डॉक्टर को कर रहा हूँ, किसी डॉक्टर को कर रहा हूँ, उनको मैं एक अवेयरनेस उनके अंदर में दे रहा हूँ। तो आप ये सोच के देखें कि जो एक ऐसा छोटा किसान जो 2 एकड़ की खेती में ये जागृति फैला रहा है, इस चीज को कह रहा है कि आप जैविक आहार की तरफ आप मूव करें, ये बहुत बड़ी सफलता का सूचक है। और ये चीज जैसे आदरणीय पवन सर ने अभी कहा कि अगर ये केस स्टडी अगर 5 मिनट के लिए लोगों के मामले में ये जरूर एक बहाना बन गया, लेकिन लोगों ने एक दूसरे को सुना कि कैसे उनके अंदर परिवर्तन हुआ, कैसे वो एक सफलता का मापदंड मूल्य के आधार पर स्वास्थ्य ही रहा या फिर समाज में बदलाव का कारण बना, अलग अलग कारण बने हैं। अगर किसी के लिए मूल्य एक आधार बना, मेरे लिए सफलता का द्योतक, किसी लिए रहा कि नहीं समाज में मैं लगा रहूंगा, एक पॉजिटिव मैसेज दूंगा, वो किसी को भी आप देखें तो एक कॉमन फैक्टर उनके बीच में जरूर चल रहा है कि उनके अंदर पतंजलि से जुड़ने के बाद जो एक बौद्धिक स्तर पे और एक सामाजिक स्तर से बदलाव लाने की जो कोशिश हुई है उस सब में सामान्य थी। तो ये चर्चा सर ने जैसा कहा बिल्कुल भले ही वीक में एक बार हो, लेकिन होनी अवश्य चाहिए। कम से कम कोई ना कोई किसान सब लोग को रिवाइंड या अपने अंदर में एक कहते हैं ना कि इंट्रोस्पेक्शन जो होता है कि अपने आप आत्मचिंतन और पुनरावृत्ति करने की, वो एक बहुत ही जरूर होगा हम सबों के अंदर में और हम लोग भी उनकी कहानी से अवगत हो पाएंगे। आप सभी लोग का धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य जी, आपने अपना मार्गदर्शन सदन को प्रस्तुत किया। आप सभी लोग हमेशा
इस दैनिक युगहर कार्यक्रम में अपना सहयोग कर रहे हैं। मैं आदरणीय नीलकंठ सावले जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना मार्गदर्शन सुझाव प्रस्तुत करें। ओम। आदरणीय सभी को प्रणाम। आज सभी योगाहार 570वां दिन है योगाहार कार्यक्रम का। उसमें सभी महा अनुभव और विद्वज्जनों ने जो बताया, तो इससे लग रहा है कि सब ये अपने भारत देश के सभी अलग अलग राज्य से जो किसान की केस स्टडी आ रही है, तो ये चारों तरफ से जैसे नदिया का पानी आता है और एक समंदर बनता है, इसी तरह एक प्राकृतिक खेती या योग आहार इसका एक समुंदर बन के जा रहा है। और ये समंदर का विशाल रूप होता है कि इसमें से कितना ही निकालो वो कम नहीं होता है। तो ऐसे ही ये 570 दिन से एक एक नदी उसमें मिलती जा रही है और ये समंदर का रूप लेती जा रहा है। तो इसमें जो अभी दुबे सर ने बताया है, पवन सर ने बताया है, पुष्पेंद्र राय जी ने बताया है कि इसमें से जो केस स्टडी आ गई है, इसमें से जो जो सब एक मिला के उसका एक अपन सिलेबस करके वो जैसे कि एक देश एक किसानी ऐसा भी हो सकता है और ये होगा ऐसा लगता है इससे कि हर राज्य के अलग अलग जो प्राकृतिक खेती में उसके प्रैक्टिसेस से जो प्रोग्रेस हो रही है, तो इसका एक एक निचोड़ करके जो पूरा एक सिलेबस बन जाएगा, तब ये पूरे देश के लिए एक देश एक किसानी के रूप में हो जाएगा ऐसा लगता है। और ये ऐसा ही नदी के रूप में जो बहता जाएगा और समुद्र का रूप लेते जाएगा। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ सावले जी। और जो आपने कहा है, और मुझे लगता है कि निश्चित है जैविक खेती प्राकृतिक खेती में किसानों का मन हुआ है करने का, और जब मन जैविक खेती करने का हुआ है, क्योंकि अपन ने जो प्रशिक्षण दिया है, देश में चर्चाएं हो रही हैं, सरकार भी कर रही है, हाँ, और पतंजलि के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी के द्वारा ये संदेश जा रहा है। तो जो विभिन्न कंपनियां हैं जो नकली खाद बना करके उसका जो है फायदा उठा रही हैं, में प्राकृतिक खेती को अगर हम बढ़ावा देंगे तो ये जो है हमें कहीं से भी बाजार से कोई चीज नहीं लाना पड़ेगी। जो आज प्रस्तुतिकरण में आया भी कि हम जब 1 रुपए का कोई सामान बाहर से नहीं लाएंगे तो हमारे किसान समृद्ध बनेंगे। इस दिशा में हम सबको एक अभियान चलाने की, एक जन आंदोलन चलाने की जरूरत है। जैसा कि माननीय नरेंद्र मोदी भाई ने कहा है कि उन्होंने नाम दिया था उस समय जैविक क्रांति जन आंदोलन, लेकिन अब हम उसको प्राकृतिक खेती जन आंदोलन का नाम दे सकते हैं और इस अभियान में हम जुड़ सकते हैं। आदरणीय बहन प्रणाली जी कुछ सुझाव देना चाहती हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए अपनी सुझाव दें। आदरणीय बहन प्रणाली जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं आदरणीय रंजना जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए। जी 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 बहन जी, स्वागत है। हाँ। आवाज आती है ना मेरी? ओम जी जी आ रही है बहन जी। ओम। हाँ, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज जो गत 8-9 दिन में चर्चा चल रही है विषय मुक्त कृषि के बारे में कवर स्टोरी, वो सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि एक नया पहलू पवन जी के नेतृत्व, आदरणीय पवन जी के नेतृत्व में आगे आ रहा है। तो मेरे मन में विचार आया कि ये जो सब चल रहा है वो देश भर में अगली क्रांति करने के लिए एक बहुत अच्छा पहलू है। तो टीवी पर देखते हैं हम कैसी वार्ताएं देखते हैं कि झटपट उसमें सब तरह होते हैं, एक आधी घटना होती है वो और चबा चबा कर दिखाई जाती है। तो क्यों न हमारी ये जो क्रांति हो रही है इसका जो रूप यहाँ चल रहा है, इतनी बड़ी क्रांति चल रही है, वो देश के आगे आए और देश इसको जान जाए कि क्या चल रहा है देश में, और इसका प्रचार और प्रसार होने के लिए क्या हो जाए, ऐसा मेरे मन में बार बार विचार आता है। तो वो विचार आपके साथ साझा करूं
ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने ये विचार शेयर किया। ओम। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बहन जी, आपके विचार। और आप योगग्राम में परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में रह के आई हैं। अभी समय 2-3 दिन बाद हम आपको सुनेंगे, पूरा आपका अनुभव सुनेंगे और आपकी भावना को नमन करता हूं। मैं आदरणीय रंजना जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना सबका आभार ज्ञापित कर इस आज के पतंजलि योगाहार कार्यक्रम को विराम देने का कष्ट करें। आदरणीय रंजना जी। जी, ओम। सदन में सभी को मेरा नमस्कार। और आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। बहन सत्या जी ने बहुत सुंदर कक्षा ली, उनका मैं धन्यवाद, अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसा कि हमारा 8 दिन से लगातार केस स्टडी के ऊपर चर्चा चल रही है, वो भी बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। हमें पूरी जानकारी मिल रही है, जहाँ कई भी किसान क्या कर रहे हैं उनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण सदन में उपलब्धि मिल रही है। पवन सर के माध्यम में, नेतृत्व में बहुत सुंदर कार्य चल रहा है, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और आगे भी ये कार्य ऐसे ही निरंतर चले, और इसीलिए सबको मैं शुभकामनाएं देते हुए आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। और इसमें आदरणीय मुन्नीलाल भाई जी, आदरणीय अशोक प्रभारी PBR से आदरणीय प्रभारी जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुमार बबन सिंह जी, आदरणीय नीलकंठ सावड़े जी, आदरणीय नीरल जी, आदरणीय ओमकारनाथ जी, आदरणीय पंडित वारंगी जी, आदरणीय प्रणाली मराठी जी, आदरणीय पुष्पाकर राय जी, आदरणीय पुष्पेंद्र जी, आदरणीय रजत चौधरी जी, आदरणीय राजेंद्र कुमार जी, आदरणीय राजेश्री कुशवाहा जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रवि आदित्य सर जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय रूपेंद्र जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय शुभम जी, आदरणीय स्वप्निल पिसे जी, आदरणीय उमा शंकर प्रसाद जी, आदरणीय विनोद भट्ट सर, आदरणीय योगाहार रिकॉर्डिंग से जुड़े भाई, और आदरणीय पवन कुमार सर, विवेक बिनेपुरे जी सर, और जो सभी लेफ्ट हुए उन सभी किसान भाइयों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। निरंतरता से सभी जुड़ रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य चल रहा है। सभी को धन्यवाद, सभी को ओम। कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं, तब तक ओम नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार इस 570वीं यात्रा में आप सहयोग कर रही हैं और आपके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूं। और सभी सदन से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक किसानों को इस कार्यक्रम में जोड़ें, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस देश में क्रांति, प्राकृतिक क्रांति ला सकें। ओम।